अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क की सियासत में पिछले 2 माह से वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का शोर जारी था, मगर फरीकैन के दरमियान 2 मुतालबात पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही मुज़ाकरात का प्रोसेस खत्म हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी वजह वफाकी हुकूमत की जानिब से कमीशन कायम ना करने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा के घर पर छापे को करार दे रही है। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 जनवरी को बातचीत के तीसरे दौर में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश किए थे और यह मुतालबा किया था कि मुज़ाकराती कमेटी की चौथी मीटिंग तब ही होगी जब हुकूमत कमीशन के क़याम का ऐलान करेगी। मगर कल पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया, जबकि आज मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात खत्म करने की वजूहत बयान करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था, हामिद रजा के घर पर हमला हुआ, हुकूमत ने किसी वक्त पर संजीदगी का इजहार नहीं किया, मुतालबात इतने वाजे थे फिर भी कमीशन नहीं बनाया गया, हुकूमत कमीशन ना बनाती कम अज कम कमीशन बनाने का ऐलान ही कर देती। जबकि आज मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात खत्म होने की वजूहत बयान करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, हामिद रजा के घर पर हमला हुआ, हुकूमत ने किसी वक्त भी संजीदगी जाहिर नहीं की, मुतालबात इतने वाजे थे फिर भी कमीशन नहीं बनाया गया, हुकूमत कमीशन ना बनाती कम अज कम कमीशन बनाने का ऐलान कर देती। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात बहाल करने का इम्कान जाहिर करते हुए यह भी कहा है कि अगर हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गौर करेगी। मगर बैरिस्टर गौहर की इस मशवरे पर रद्दमल देते हुए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जब एक तरफ से मुज़ाकरात खत्म हो गए तो अब हम किससे बात करें, ये बच्चों का खेल नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मगर से बाहर निकले। यानी दोनों तरफ से मुज़ाकरात की मनसूखी की बात की जा रही है, मगर इसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया है। अब देखना होगा कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात वाकई ख़त्म हो चुके हैं या इसमें बहाली की कोई उम्मीद बाकी है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का आगाज़ किया, कमेटी बनाई और आप लोगों ने मुज़ाकरात किए, लेकिन जो आखिरी मीटिंग थी उसमें एलामिया में लिखा था कि 7 दिन के अंदर आपने जवाब देना है। वो कहते हैं कि ना जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से आपने कोई जवाब दिया, फिर आपने जो तर्जुमान थे और इस कमेटी का हिस्सा थे हामिद रजा साहब, उनके मदरसे पे छापा मारा गया। इसी दौरान वो कह रहे हैं कि टोटल पूरे प्रोसेस में हुकूमत की गैर संजीदगी थी जिसकी वजह से अब ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, मुज़ाकरात जो हैं, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो उसमें सिर्फ आपने सुनाना नहीं होता, सुनना भी होता है। सुनने की आदत होनी चाहिए। जब भी बातचीत या मुज़ाकरात होंगे तो दलील से बात होगी और जिसकी दलील ज्यादा तकड़ी होगी उसी की बात मानी जाएगी। असल में इनकी फितरत में ही पीटीआई की बात करना या बात सुनना है ही नहीं। दलील से बात सुनना, दलील किसी की मानना, ये तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने यकतरफा ये फैसला किया है। और एक मैं आपको और बात बता दूं, 7 रोज का टाइम था और उस 7 रोज में जो वर्किंग डेज थे वो 28 जनवरी को खत्म होते हैं। 28 जनवरी से पहले ही दूसरे ही दिन प्राइम मिनिस्टर ने 7 जमातों पे मुश्तमिल कमेटी बनाई जिसमें 7 जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे और उसमें कानूनी माहिरीन भी थे। उन्होंने इनके मुतालबात पर गौर किया और उसके बाद उन्होंने टाइम लिया कि वो अपनी अपनी पार्टियों से बात करके तो फाइनल इन्हें जो रिप्लाई है वो इन्हें 28 से पहले दे दिया जाएगा। इन्होंने 28 का इंतजार नहीं किया। असल में ये बातचीत नहीं करना चाहते थे। ये बातचीत में से अगर बातचीत करना नहीं चाहते थे तो क्यों वही तहरीक इंसाफ जो कभी पहले भी बात नहीं करना चाहती थी, उन्होंने पहले कमेटी बनाई, उन्होंने अप्रोच किया याद सादिक साहब को, स्पीकर साहब को, अगर बात नहीं करना चाहते तो क्यों ये काम करेंगे फिर? देखिए, मैं आपसे कहूँ ना, बातचीत में से असल में उनका असल मकसद है एनआरओ। सबसे पहले तो अपने मुतालबात लिख कर देने से वो घबराते रहे, कहते रहे जी कि रहाई चाहिए हमें बानी पीटीआई की, उसके बाद लिख कर ना दे सके। और असल में वो इसी चीजों में देखिए ना, 190 मिलियन ओपन एंड शट है। ये ऊपर वाली कोर्ट्स में से भी लगता नहीं कि स्ट्राइक डाउन होगा। 9 मई के फैसला बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं, अभी 26 नवंबर है। इन मुकदमात में तो एनआरओ ही चल सकता है ना जी। अगर आपने माफी लेनी है, अगर आपने इनकी सजा से बचना है, तो असल में बातचीत का मकसद तो देखे ना, इसमें क्या मुतालबा कोई था कि बिजली की कीमत कम कर दी जाए या लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाए
या कोई मुतालबा था जी नहीं दहशतगर्दी से मिलकर लड़ना है? नहीं, कोई नहीं। ये बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है ना। जब नवाज शरीफ साहब कहते तो उस वक्त आप लोगों का मुतालबा भी यही होता था, आपकी ख्वाहिश ये होती थी कि पहले नवाज शरीफ को रिहा करें फिर बात होगी। तो ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक बात है कि इस वक्त वो माशी इशूज पे बैठ के आपके साथ बात करते। लेकिन तलाल साहब मुझे ये बताइए कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे, मुझे इसका जवाब दे लेना। जी जी जी, एक मिनट शहजाद साहब, आप तारीख से ज्यादती कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो जब एग्जाइल में थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उसके बाद जब इस दफा की जो अपोजिशन थी, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर के तौर पे कहा आइए मिसाके मईशत करते हैं, और इन्होंने उसका मजाक बढ़ाया। इन्होंने कहा ये तो एनआरओ चाहते हैं, हम तो हमेशा अब हमारा पिछला दौर देख लें 13 से 18, कराची के अमन से लेके फाटा और बलोचिस्तान के अमन तक हमने तो सबको साथ लगाया, सबको टेबल पे बिठाया। से जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए एक होती है ख्वाहिश, एक होती है कि मुतालबा उन पेपर क्या देना है। मुतालबा तो उन्होंने यहाँ पे भी ये नहीं किया उन पेपर के इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इमरान खान की रिहाई चाहते हैं जैसे कि आप नवाज शरीफ की रिहाई चाहते थे। लेकिन आगे बढ़ते हुए मुझे जरा ये बताइएगा तलाल साहब कि जब आपको पता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने राइटिंग में आपको मुतालबात भी दे दिए, लेकिन अगर आप, अताउल्लाह तारर, मरियम नवाज साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, ये तमाम लोग कहते रहेंगे कि नहीं जुडिशल कमीशन तो बन ही नहीं सकता, ये मुकदमा अदालत में है, तो यानी कि आपकी तरफ से वर्डिक्ट तो आ गया था, तो फिर मजीद बात क्या रह जाती है करने की? उन्होंने फिर कहा कि यही आपने 28 तारीख को जवाब देना, हम पहले ही कॉल ऑफ कर देते हैं। देखिए हमारा मौकफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस कमेटी ने इस मौकफ के होते हुए 3 मीटिंग्स की, और उन 3 मीटिंग्स में यह फैसला हुआ कि बाहर वाले बयान से असरअंदाज नहीं होंगे। बाकी रही हमारा अपना मौकफ है, और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब का एक ट्वीट आ जाता है तो उस पर सारे आप लोग भड़क जाते हैं कि देखें ऐसे ट्वीट करेंगे तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुझे ये बताइए ना, उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, उस पर वो नहीं भड़कती। और वो ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी ये तो थी भी कागजी। असल में तो वो जो गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो कोई करना चाह रहे थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो बात ये है कि इनको एनआरओ चाहिए, और ये मायूस हुई है पेशावर में होने वाली जो मीटिंग है उसकी साइडलाइन पे जो मुलाकात हुई है उसके बाद मायूस हुए हैं। उसके बाद इन्हें लगा है कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल लगता नहीं है कोई कि एस्टेब्लिशमेंट बैकडोर या किसी पॉलिटिशियन के जरिए कोई बात करेगी। वो अपने मौके पर खड़े हैं और वो बड़े क्लियर हैं, और रियासत आप भी बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो जो वसवसे आपको शहबाज शरीफ साहब को थे उस हवाले से कि बैकडोर भी शायद बातचीत चल रही, तो अब आप भी मुतमईन है कि वो खत्म हो गए सारे मामला? देखिए हमें बिल्कुल एक दूसरे पे पूरा इत्मीनान है, कोई एक दफा मिले या 100 दफा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पे इत्मीनान होता है एक दूसरे से, और क्लैरिटी है क्या, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हल करना किसी की जात का मामला नहीं है, तो इसलिए गलतफहमी हो भी नहीं सकती। और हमें हर चीज पे हम ऑन बोर्ड लेते हैं अदारों को, और हम लेते रहेंगे। तलाल साहब ये तो आप अपने खिलाफ ही एक चार्जशीट कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि देखें ये तो ऐसे ही चल रहे थे, असल मुज़ाकरात पीछे थे, वो नाकाम हो गए तो इसलिए ये कमेटी भी खत्म कर दी। यानी कि आप खुद कह रहे हैं कि उनको हम पे ट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए था कि हम क्या दे सकते हैं। और ये मामला सिर्फ पीटीआई का नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि यार आपने जितने वादे किए चाहे पंजाब के वाले से आप पूरे नहीं कर सके। जेयूआईएफ के साथ आपने 26वीं तरमीम के मौके पर वादा किया था कि जो मदरसा रिफॉर्म बिल है उस पर आप कानून बनाएंगे, आप वो तक नहीं कर सके, उसमें भी इतनी पेचीदगी आई। देखिए सबसे पहली बात है जो गंडापुर की और बुशरा बीबी की बात की है, इमरान खान उनको अहम समझते थे, उनसे बात करते थे और उनके थ्रू वो बात करना चाहते थे। ये जो कागजी कमेटी थी इसको तो बानी पीटीआई खुद भी लिफ्ट नहीं करवाते थे। ये तो अहम बाद में आके शोर मचाते थे हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारी मुलाकात नहीं हुई। जिनकी होनी होती थी वो बानी पीटीआई से होती थी। तो बात अगली बात जो दूसरी आप बातें कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब अगर कोई बात करते हैं या हमारा कोई और इत्तेहादी वो हम पे तनकीद बुलाए इस्लाह करता है तो हम बिल्कुल चीजों को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, और जो चीजें मुमकिन है वो करके दिखाएंगे। 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी वो मुश्किल तरीन थी, ये तो कोलेशन उससे ज्यादा बेहतर बनी है, ज्यादा बेहतर मैंडेट है हमारे पास, कम जमाते हैं इसमें, और हमने ये फैसला कोई शॉर्ट टर्म नहीं किया। आज बिलावल भुट्टो साहब से सवाल पूछा गया था कि क्या शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला मेरे अगर अल्लाह ने चाहे तो ये 5 साल पूरे होंगे। लेकिन जो तमाम तनकीद हो रही है वो आपकी इस्लाह के लिए नहीं हो रही, कुछ तनकीद बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि जब से आपकी हुकूमत आई है आज़ादी इज़हार राय पे आप लोग कंधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कल HRCP की भी रिपोर्ट आई है कि 2 साल में आपने कई ऐसे इकदाम लिए हैं।
पीका जो भी अमेंडमेंट है, पहले आपने नेशनल असेंबली में एक दिन पेश की और पहले आप लोगों ने कहा था स्टेक होल्डर से शेयर करेंगे, आपने नहीं किया। फौरी तौर पे आपने एक दिन में कमेटी से पास करवाई और फिर कौमी असेंबली से पास करवा दी, आज सेनेट की कमेटी के पास चली गई है। इतनी जब उजरत आप दिखाते हैं विदाउट टेकिंग स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस, तो फिर ये सवाल उठता है ना कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि फेक न्यूज़ पे पाबंदी लगे, फेक न्यूज़ को कंट्रोल करें, या अपने खिलाफ आवाज़ जो उठती हैं उनको कंट्रोल करें? देखिए, पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है ये तकरीबन 2000 के अवाइल से आया और इसका पहला कानून पीका जो है वो भी 2013 से 18 के दरमियान हमारी हुकूमत ने बनाया। ये दौरे हाजिर की जरूरत है और वर्किंग जर्नलिस्ट जो आप जैसे हैं, जो और बहुत सारे जिनकी एसोसिएशन किसी अदारे से है, किसी आपकी बाकी बहुत सारे नुमाइंदा एसोसिएशन से है, वो वर्किंग जर्नलिस्ट है और एक गली मोहल्लों में फिर रहे हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, जिस पे मर्जी वो फतवा दे देते हैं, जिस पे मर्जी वो उसके सर की कीमत लगा देते हैं, किसी अदारे के अंदर जाके उस पर कीचड़ उछाल देते हैं। यानी यहाँ पर आप इनको कंट्रोल करना जरूरी है, इसके बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। बताइए कि 2022 में तहरीक इंसाफ ने भी आप ही के पीका कानून में अमेंडमेंट की, तो ना सिर्फ वो चैलेंज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, आप समेत तमाम लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये देखें सहाफियों की आवाज दबाने के लिए कर रहे हैं। उस वक्त वो जब कहते थे वक्त की जरूरत है, तो आप लोगों को समझ नहीं आता था, या अब जब आप कह रहे हैं तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज कर दी गई हैं और इसमें बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली गई हैं, जो कि आपकी बहुत सारी एसोसिएशंस का ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे। हाँ, अभी मजीद इसमें बेहतरी आ सकती है और कल हुकूमत ने भी कहा है कि आए बैठ लेते हैं, अभी तो सेनेट से पास होना है, इसमें कोई बेहतरी है, आप भी तजवीज करें। तलाल साहब, सबसे बड़ा एतराज तो यही है कि इस नई अमेंडमेंट के तहत चाहे ट्रिब्यूनल हो, अथॉरिटी हो, तमाम जो अपॉइंटमेंट्स है वो हुकूमत कर रही है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब अपॉइंटमेंट्स हुकूमत करेगी तो जो आप लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है उसका तो आप लोग उसमें तो करेंगे कार्रवाई, लेकिन जो आप अपने मुखालफिन के खिलाफ करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसमें नुमाइंदगी सबकी मौजूद है और उसके बाद आखिरकार वो कोर्ट में चैलेंज भी होगा, आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो बात ये है, आप कानून में अगर कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो इसी तरह की तजावीज दें। हम तो खुले दिल के साथ कह रहे हैं, ये वक्त हाजिर की जरूरत है। पहले मांगनी चाहिए ना कानून पास कराने से। मुझे गुजारिश, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सर की कीमत नहीं लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या यहाँ पर ब्लास्मी के इल्जाम नहीं लगते? लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, बेटियों का, माओ का नाम लेकर उनकी वीडियो तीसरे इस तरह, और इसी तरह जिसके हाथ में मोबाइल है वो साफी बना बैठा है। बिल्कुल तलाल साहब, बिल्कुल ठीक बात है, फेक न्यूज़ को रेगुलेट होना चाहिए, उस पर क्रैकडाउन होना चाहिए, जो मिसालें आप दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप अपनी तजावीज दें, तजावीज पहले लेनी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई, उनसे पहले आप मुशावरत करते हैं। देखिए, पहले भी ये राब्ते में रहे और पहले भी इस फोरम्स पे जो वजारत इत्तलात और नशरियात है वो, और अगर मजीद अभी आपको फील हो रहा है, आपके पास लॉ पड़ा है, अभी सेनेट से पास होना है, सेनेट की कमेटी में जा रहा है, और हम तो बड़े खुले, पिछला एक लॉ था सेनेट की कमेटी में, मैं भी उसका मेंबर हूं, हमने बड़े खुले दिल से कई घंटे आपकी सहाफती तंजीमों को और अपने साथी भाइयों को देखते हैं आप वहां से कितनी देर इस पे बहस करवाते हैं, क्योंकि कौमी असेंबली की कमेटी से आपने चंद जो है मिनटों में उसको पास करवा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली साहब, आप लोगों ने कहा था कि जुडिशल कमीशन का ऐलान करते हैं, लेकिन यह बात तो तय थी कि 7 वर्किंग डे में उन्होंने रिटन अपने जवाब देने हैं, 28 तारीख तक दोबारा मीटिंग होनी थी, उसमें वो अपने जवाब दे देते। इतनी जल्दी क्या थी मुज़ाकरात खत्म करने की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखिए, हुकूमत की तरफ से कोई सीरियसनेस जो है, कोई संजीदगी नजर नहीं आई इस पूरे डायलॉग प्रोसेस में। खासकर 2-3 चीजों ने इस पूरे माहौल को बहुत ही एक तरह से तल्ख किया। एक तो जो फौजी अदालतों से सजाएं दी गई, और उसके बाद जो इमरान खान साहब के साथ जो हुआ अलकादिर केस में। तीसरा, अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर आपको हमारी कमेटी को कम से कम इमरान खान साहब तक एक्सेस तो देते। लेकिन मेरे ख्याल में जो फिर आखिर में हद कर दी वो ये थी कि जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और सीनियर मेंबर साहबजादा साहब हामिद रजा जो हैं,
जिस तरह उन पे छापा मारा गया, उनके मदरसे पे उनको पकड़ने की कोशिश की गई, तो आप कैसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जहां आप मुज़ाकराती कमेटी के अहम मेंबर को गिरफ्तार कर रहे हैं? सारी चीजों ने माहौल खराब किया है। और अभी भी मैं एक बात करके फिर आप सवाल कीजिएगा कि अगर हुकूमत अभी भी उसूली तौर पे जुडिशल कमीशन को मान लेती है तो आगे देखिए मुज़ाकरात तो होने हैं। हम ही ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी, हम ही ने इनिशिएटिव लिया था, हम ही ने एक स्टेप लिया था। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो, तो उसके लिए फिर इमरान खान साहब तैयार नहीं। लेकिन अली साहब 24 तारीख और 28 तारीख में कितना फर्क रह जाता है? अगर वो राइटिंग में आपको दे देते कि आपकी ये जो दोनों आपकी डिमांड्स हैं हम नहीं मान सकते, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है मुज़ाकरात खत्म। आज तो फिर उनको एक बयानिया बनाने का मौका मिल रहा है कि देखिए तहरीक इंसाफ वो जमातें जो ना पहले सियासी जमातों से मुज़ाकरात करती थी और अब भी वो खुद फरार हो गए पहले ही। देखिए जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो आज रात ऐलान कर दूं कि हम जो खून बहा है डी चौक में उसकी तहकीकात के लिए तैयार हैं। एक अदलिया के नीचे आज ऐलान कर दें, कल मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? लेकिन अली साहब ये तो आपकी नॉन सीरियसनेस का इजहार होता है ना कि आप कह रहे हैं कि ऐलान कर दें तो फिर शुरू हो जाएंगे। आप वेट ही कर लेते हैं 28 तारीख तक का। देखिए बोलना और लिखना एक ही चीज है। हुकूमती तर्जुमानों ने और कमेटी मेंबरान तक ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है कल को फिर मुज़ाकरात को कोई बहाल हो जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि खान साहब ने तो अभी मुअत्तल कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उनकी तरफ से वर्बली यानी ओरली जबानी उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जो जुडिशल कमीशन है ये इसको एक तरह से इस तरह का इजहार किया गया जैसे पता नहीं हम कोई अपनी फेवर चाह रहे हैं। देखिए मैं कल से एक बात कर रहा हूं और आपका बड़ा फोरम है, इस पे भी ये बात चले तो लोगों को एक चीज वाज़ेह होगी। अगर आपके और मेरे बीच या किसी भी दो अशखास के बीच में एक तनाजा है, मिसाल के तौर पे एक मकान पे तनाजा है, एक जनाजा है, एक दुकान पे तनाजा है, और उसमें से आप तो तैयार हैं कि अदालत में इसका फैसला करा लें। मैं दावे तो बहुत करता हूं कि मेरा इस पे हक है, लेकिन जब आप अदालत की बात करते हैं तो फिर मैं भाग जाता हूं। फिर मैं कहता नहीं, अदालत नहीं जाएंगे, जुडिशरी से इंक्वायरी नहीं कराएंगे, बाकी जो करना है कर लो। तो हुकूमत किस वजह से डी चौक के मैसेकर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं है? अगर उनके हाथ साफ हैं तो हमारी बजाय उनको ये डिमांड रखनी चाहिए थी कि सबसे पहले तो इसकी हम डिमांड रखते हैं कि इसका जुडिशल इंक्वायरी होगी। आपने हम पे गलत इल्जाम लगाया है, हमने किसी को नहीं मारा, हमने किसी को नहीं शहीद किया। बिल्कुल एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं फिर वही कहूंगा कि हाँ, अगर वो कह देते राइटिंग में हम नहीं बना रहे हैं, अब तक तो जवाब ही नहीं पता ना। अब वो देखे अता तारा साहब जो कि सख्त मुखालिफ थे इन मुज़ाकरात के, उन्होंने कल कहा कि अगर आप इनकार नहीं करते शायद जुडिशल कमीशन नहीं तो कोई कमेटी बन जाती, कोई बीच का रास्ता निकाल देते। तो ये मौके आप उनको फराहम कर रहे हैं ना। इन राइटिंग वो कह देते नहीं बना सकते जुडिशल कमीशन, तब आपकी बातों में ज्यादा वजन होता ना। कल ऐलान कर दें 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए जो लोगों को अगवा कर सकते थे और लोगों को ब्लैकमेल कर सकते थे, थ्रेट कर सकते थे, गायब कर सकते थे आप लोग। ये देखें, मैं दोबारा आपको ये बात दोबारा कर रहा हूं, अगर हुकूमत का दामन साफ है, वो जो खून बहा है अगर वो इनके हाथ पे नहीं है, तो हम नहीं, शहबाज शरीफ साहब को ये डिमांड रखनी चाहिए कि फौरी तौर पे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करें कि जनाब जुडिशल इंक्वायरी करें। चले अली साहब आप मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ के लिए हम तो पाकिस्तानियों को नहीं मारते, ये कहे ना, है हिम्मत तहरीक इंसाफ के लिए। अब अली साहब वे फॉरवर्ड किया है, क्योंकि पहले आपने ऑब्वियसली तकिया किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन वहां से आपको पता है कि 26वीं तरमीम पास हो गई। फिर आपने एहतजाज करके देखा, जो मतलूबा नताइज थे आपके, जो आप चाहते थे, आपकी डिमांड जो पूरी नहीं हुई, फिर आपने मुज़ाकरात का रास्ता भी अपना लिया। आप वे फॉरवर्ड किया है, दोबारा एहतजाज की तरफ जाएंगे, तहरीक की तरफ जाएंगे, चाहे वो इन दोनों इशूज पे कमीशन बनाने का मुतालबा हो या असीरान की रिहाई का मुतालबा हो, क्या करेंगे उसको हासिल करने के लिए? बहुत ही अहम सवाल है आपका। देखिए सिस्टम के अंदर से अगर आप रिलीफ, इंसाफ देने का फ्लूइड निकाल लें, जिस तरह एक इंजन से अगर आप इंजन ऑयल निकाल लें तो सीज हो जाता है, इसी तरह एक निजाम में से जब आप इंसाफ लेने के जराए मजदूद करते जाएं, दरवाजे बंद करते जाएं, अदालत से इंसाफ नहीं, पार्लियामेंट से इंसाफ नहीं, फोरम पे आपने पाबंदी लगा दी, आपने पीका एक्ट का पास कर दिया, आप लोग भी अब बात करेंगे, आपको भी जेल में डालेंगे, अदालतों में आप डाल रहे हैं, आप पर्चे काट रहे हैं, जो एहतजाज के लिए आता है आप उनको गोलियां मार रहे हैं। ऐसी आप फिजा क्यों बना रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि ये जुल्म ता क़यामत रहेगा? क्या आपने
आपको फलसफा हुसैन का नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि जुल्म सदा नहीं रहता? आपको नहीं पता कि जुल्म फिर जुल्म है? अली साहब, लेकिन आपको भी ये पता है, फिजा बनाने वाले समझते हैं कि जो फिजा बन रही है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो जजेस सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास क्या इख्तियारात हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीका के हवाले से सहाफती तंजीमें भी जो है परेशान है, लेकिन जो है वो है। आप कैसे रास्ता निकालेंगे इसमें? ये मेरी बात सुनिए, हमने जद्दोजहद करनी और उसके 100 तरीके हैं। फिक्र उसको होगी जो हक पे ना हो, क्योंकि जो हक पे होता है उसके साथ अल्लाह होता है। फिक्र उसको होगी जिसके साथ अवाम ना हो। हमारे साथ तो 2/3 से ज्यादा अवाम खड़ी है। क्या हो गया अगर कुछ अरसे के लिए आप हमें इख्तिदार से दूर रख लेंगे? इमरान खान साहब तो जेल के अंदर, आप उनको तो इत्तलात मिलती होंगी, मीडिया से आपको पता लगता होगा। उनका तो हौसला, जब भी मैं उनको देखता हूं वो हमें हौसला देते हैं, हमें कहते हैं कि आपने परेशान नहीं होना। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जेल में रहना चाहिए, उनको 1 सेकंड भी जेल में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपने पूछा हमारे पास एवेन्यूज क्या है? देखिए, जुल्म के खिलाफ आप 100 किस्म के तरीके इख्तियार करते हैं। एहतजाज हमने किया, हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोग शहीद कर दिए गए। अदालतों में हम गए, आपने अदालत का सत्यानाश करके रख दिया। अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुख होता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की हालत में देख रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब का जो ओहदा होता था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक औरा है उस ओहदे का, एक इज्जत है, एक तकरीम है, आपने उसके साथ क्या कर दिया। लेकिन बहरहाल हमने हौसला नहीं हारना। एहतजाज भी ऑन कार्ड्स है, हम सोशल मीडिया पे भी हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हैं। आज आपने पार्लियामेंट के बाहर भी देखा, सूबाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देखा, पंजाब में भी हम अपनी इंशाल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। इन एवेन्यूज को आप इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत मुसलसल ऐसे इकदाम, फैसले और कानून साजियां कर रही है जिससे बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और मीडिया की आज़ादी पर कदम लगाने के एतराज़ात सामने आ रहे हैं। जबकि कल कौमी असम्बली ने एक और मुतनाज़ा कानून की मंजूरी दी है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत पर एक बार फिर तनकीदी आवाज़ों को दबाने और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशों के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हिमायत से एक ऐसे मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में खुद तनकीद करती थी और इसे मीडिया की आज़ादी छीनने के मुतरद्दिद था। कौमी असम्बली से मंजूर पीका एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक जो शख्स जानते बूझते ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाए या ऐसा लगे कि उसने झूठी खबर फैलाई है तो उसे 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जबकि इसी नए कानून के तहत FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात के लिए कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। जबकि इसी कानून के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम किया जाएगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के मिजाज होगी और मुतल्लका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करेगी। अहम बात यह कि कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद आज ये बिल सेनेट में पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए, जिसके बाद ये बिल सेनेट की मुताल्लिका कमेटी को सुपर्द कर दिया गया। अपोजिशन के अलावा सहाफती तंजीमों और डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीमों की जानिब से भी पीका एक्ट में नई तरमीम को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सहाफती तंजीमों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत तनकीदी आवाज़ों को दबाना चाहती है। हुकूमत ने वादों के बावजूद इस बिल पर स्टेक होल्डर्स को ना एतमाद में लिया और ना ही मुसवदा शेयर किया। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने एक एलानिया में कहा है कि इस बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं और इसका मकसद इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना है। मगर वफाकी हुकूमत और नून लीग के रहनुमाओं का दावा है कि यह बिल प्रोफेशनल सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं बल्कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ है। जबकि यही नून लीग के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस जारी होने पर उसे मीडिया का गला दबाना करार देते थे और सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर एहतजाज करते थे। सुनिए नून लीगी क़यादत इन कवानीन पर पहले क्या कहती थी और अब क्या कह रही है। मीडिया के बारे में जुबानबंदी है, सहाफ़ी बात करे जुबानबंदी, हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मजम्मत करते हैं। इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है, जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते। मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, आपने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना जिसको वो जवाब दे होंगे। डिजिटल मीडिया के ऊपर वाजिबुल कत्ल करार दें,
किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। इसके अंदर पहली दफा सोशल मीडिया को डिफाइन किया गया है कि सोशल मीडिया है क्या। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक के मुतसादम है। किसी आदमी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी आदमी का किरदार महफूज नहीं है। यानी आप और मैं बैठे हैं, जो वो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए से अगले ही लम्हे में जो मर्जी वो हमें जो है वो करता जो है वो दिखा सकते हैं। यानी इस कदर लोगों की तजलील हो रही है, अपनी इज्जत को महफूज करने का कोई तरीकाकार तो सामने आए ना। आपने देखा वक्त बदलते ही हुकूमती सियासी रहनुमाओं ने कैसे अपना मौक़िफ़ भी बदल लिया है। यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो आज तो पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ एहतजाज में शामिल है। इस कानून को काला कानून करार दिया जा रहा है, मगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के दौरान इस कानून को वक्त की ज़रूरत करार देते थे। अहम बात यह कि नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत पर पहली बार मुतनाज़ा कानून साजी के इल्ज़ामात नहीं लग रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह अदलिया को काबू करने की कोशिश की वो तो सबके सामने है, जबकि इससे पहले इसी हुकूमत ने पीका लॉ के तहत खसूसी अदालतें कायम करने का फैसला किया, जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं का ट्रायल चलाने की कोशिश की गई। इसी तरह मौजूदा हुकूमत ने पिछले साल सितंबर में पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 का बिल मंजूर किया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा में शरीक होने वालों को 3 साल तक गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी हुकूमत ने पिछले साल जुलाई में हसास इदारे के नामजद अफसरों को लोगों की कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का इख्तियार भी दिया, जबकि वफाकी हुकूमत के अलावा मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत ने भी पिछले साल मई में हद तक इज्जत का मुतनाज़ा कानून मंजूर किया था, जिसके तहत हुकूमत ऐसे खसूसी ट्रिब्यूनल्स बना सकेगी जो 6 माह के अंदर ऐसे अफराद को सजा देगा जो फेक न्यूज़ बनाने और फैलाने में मुलविस होंगे। और इस कानून के तहत जुर्म साबित होने से पहले, बल्कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही ट्रिब्यूनल मुलजिम पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकेगी। यानी नून लीग की वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुसलसल ऐसी मुतनाज़ा कानून साजियाँ की जा रही हैं, जिस पर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जबकि कल इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इजहार राय की आज़ादी की सूरत-ए-हाल पर अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी इसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में मीडिया के कुछ हिस्सों पर पाबंदी सख्त कर दी गई है, जबकि दूसरे पर पहले से ही सख्त पाबंदियां आयद थी। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मुनीज़े जहांगीर। मुनीज़े साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर पीका जो कवानीन है उसमें अमेंडमेंट की है और हुकूमत ये कह रही है कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए हमने ये किया है, क्योंकि फेक न्यूज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी है, इसलिए ये कानून में तब्दीली की गई है। इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो आज़ादी इज़हार राय है इसको मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर कदगन लगाई जाएगी, क्योंकि शहजाद जो पहले हम देखते थे कि जो चीज़ें ये इलीगल होती थीं और ये नहीं कर पाते थे, अब उसको लीगल कवर दे दिया गया है इन द शेप ऑफ द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी। और जो इन्होंने पूरा उसके तहत एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर सिर्फ ये अथॉरिटी नहीं है, उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स भी हैं और एक ख़ास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी है। और अगर आप इस कानून को देखें तो इसके अंदर ये कानून जो है इसका जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंटेड है बाय द गवर्नमेंट। सो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है नहीं और किसी भी वक्त पे गवर्नमेंट इस चेयरपर्सन को रिमूव भी कर सकती है मिसकॉन्डक्ट के एक इशू के ऊपर। सो देखिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। फिर इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी दे दी गई है। जो हमने माजी में देखा है कि जब भी पीका का कानून गलत तरीके से इस्तेमाल होता था सहाफ़ियों के खिलाफ, खासतौर पे बगावत के मुकदमे जब बनते थे, तो तब जब मामला अदालत के सामने आते थे तो उनको रिलीफ मिल जाती थी उन सहाफ़ियों को, क्योंकि जिस तरीके से उनके पर इल्ज़ाम लगाया जाता था तो वो कहा जाता था कि जी ये गैर मुनासिब है या ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। मगर अगर आप इस अथॉरिटी को देखें तो उन्होंने ट्राइब्यूनल्स इसलिए बनाए हैं ताकि ये जो कवानीन है ये ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाएं जो खास इसी कानून के तहत चले। और फिर आपका जो राइट ऑफ टू द हाई कोर्ट वो ही ले लिया गया है, तो ये सारे केसेस चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बैकलॉग है। तो जो लोग इसके अफेक्टेड हैं वो कई अरसे तक वेट करते रहेंगे, तब तक वो सजा काटते रहेंगे जो
जो 3 साल की सजा उन्होंने दी हुई है। सो ये बहुत एक गंभीर मसला है, क्योंकि किसी भी कानून के अंदर शहजाद साहब आप राइट टू अपील नहीं लेते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब का केस देख लीजिए, वो सेशन कोर्ट से चला, हाई कोर्ट पे आया, इवन इमरान खान साहब का, और फिर इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट पे आया, क्योंकि एक बेसिक थॉट प्रोसेस या कानून का तकाजा, फेयर ट्रायल का तकाजा जो हमारा आइन 10A हमें देता है, वो यही है कि आपके पास ये अपेलेट फोरम्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं। अगर इधर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो इधर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, मगर आपसे एक पूरा अपेलेट फोरम यानी कि हाई कोर्ट ही आपसे छीन लिया गया है। फिर शहजाद साहब, अगर मैं आपको दिखाऊं कि बताऊं कि आपके ये जो इन्होंने जो कुछ टर्म्स इन्होंने इन्वेंट किए कि जी कभी भी वो कोई भी कंटेंट जो है ब्लॉक कर सकते हैं, या कि उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि जी आप इसको निकालें प्लेटफॉर्म्स को। पहले तो मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि इन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। मैं नहीं समझती कि फेसबुक और बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान में अपने आप को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो कवानीन है वो आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ हैं, और अगर वो अपने प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो उनको फिर उनके कवानीन मुनीस साहब ने ये देखा है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन फिर भी अब तक हम नाकाम हुए इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में इनलिस्ट करवाने में। अब आप और हम पिछले साल EU मीडिया विजिट पे थे, और वहां पर भी एक बड़ा कंसर्न था कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कैसे करें, और रेगुलेट करते हुए हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो वहां पे भी एक ये बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है। लेकिन जितनी भी गुफ्तगू हमने सुनी वो सिविल पनिशमेंट्स की बात करते थे, लेकिन हमारे एक फैसिनेशन है कि नहीं क्रिमिनल पनिशमेंट होनी चाहिए, और जैसे आपने कहा क्रिमिनल पनिशमेंट है, फिर भी राइट टू अपील हाई कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी क्या वजह है कि सिविल पनिशमेंट के हवाले से ज्यादा फोकस नहीं है? फोकस ये है कि 3 साल सजा दे दो। नहीं, आप ये भी देखिए 3 साल की सजा से आप आगे जाएं। इन्होंने जो फेक न्यूज है वो मेरी और आपकी उनकी स्वाबदीद होगी कि जी वो बताएंगे हमें कि फेक न्यूज क्या है और क्या नहीं है, तो उसकी कोई डेफिनेशन एज सच दी नहीं हुई वाजे तौर पे। हालांकि फेक न्यूज की डेफिनेशन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कई जगह पे एक्सेप्टेड है, वो भी इवॉल्विंग है मगर एक्सेप्टेड है। फिर आप देखें कि ये भी कहा हुआ है कि अगर ये समझा जाए कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसका ऑनलाइन कंटेंट अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है एटसेट्रा, माइनिंग के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ब्रॉड बेस्ड है जी, बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत आज है कल नहीं है, क्या एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमें बता सकता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी आखिरकार है क्या? सो ये जो इन्होंने कदगने लगाई हैं कि आप इसके खिलाफ, आप मिलिट्री के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, यानी आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो फिर फायदा क्या? तो बात यह है कि डेफेमेशन के कवानीन तो आपके पास ऑलरेडी फाल हैं, उनको आप बेहतर बना दें, उनको आप अपना जो है उनको आप वेपनाइज मत करें, तो फिर आप जो फेक न्यूज है आप उसके जरिए आप क्लैंप डाउन उसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आई कि आप ये जो एक नया आप पैरेलल सिस्टम फिर से खड़ा कर रहे हैं। देखिए शहजाद साहब, इस मुल्क के अंदर टेररिज्म के ऊपर एक अलग पैरेलल सिस्टम यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स खड़े किए गए। क्या टेररिज्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स खड़े किए गए, क्या टेररिज्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका। मैं वक्त की किल्लत की वजह से मजीद इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, बट बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहब, हमारे साथ मौजूद थी और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट किए हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और मौजू पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर अदलिया में तकसीम बढ़ने के जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था वो खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के दायरा इख्तियार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात में गैर मामूली शिद्दत नजर आ रही है। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने साथी जजेस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स दे रहे हैं। अहम बात यह कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह की सबराई में 2 रुकनी बेंच ने केस रेगुलर बेंच के सामने फिक्स ना कर रहे और जुडिशल ऑर्डर को जजेस कमेटी की जानिब से अंडू करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला महफूज किया था। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह का यह फैसला सामने आने से पहले ही कल रात सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सबराई में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिस पर पीर को समाअत होगी। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली जजेस कमेटी ने पहले जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल ऑर्डर को अंडू किया और फिर कल रात इसी कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले से पहले इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील दे दिया है। और अब वो मामला जो रेगुलर बेंच के दायरेकार का तयन करने से शुरू हुआ था वो अब इस पर आ गया है कि क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को अंडू कर सकती है और क्या इस तनाज़े के हल के लिए मामला फुल कोर्ट को भेजा जा सकता है या नहीं।
क्योंकि कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज करते हुए ये सवाल उठाए थे कि ये मामला फुल कोर्ट को रेफर किया जाए या नहीं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि हम रेगुलर जजेस कमेटी के 2 मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून सलाउद्दीन अहमद ने। सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे ख्याल से इस बात का तो अंदाजा था कि 26वीं तरमीम के बाद जब रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंचेस अलग अलग कर दिए तो मामला बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा है कि जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो गए। मैं कोशिश करता हूं समअप करने की, फिर आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक मामला जो केस कस्टम्स एक्ट का था, उसमें यह एतराज उठता है कि 191A के बाद, आर्टिकल 191A के बाद आईनी बेंच इस केस की समाअत कर सकता है, रेगुलर बेंच नहीं कर सकता है, लेकिन उस पर आपने कहा कि ये एतराज जो किया जा रहा है ये गलत है। फिर इन्हीं समातों में हमने देखा कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस किए जाते हैं। इनफैक्ट 2 दिन पहले तो अदालत में ये सवाल भी हुआ कि क्या जो चीफ जस्टिस साहब हैं या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में और जजेस हैं उनको भी क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस दिए जा सकते हैं। फिर अब जो फैसला महफूज हुआ है वो इस बात पे हुआ है कि क्या जुडिशियल ऑर्डर आने के बाद जो कमेटी है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए उसको अंडू कर सकती है। ये क्या है, जरा पूरा मामला पहले एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ऐसा ही है, ये जब 26वीं तरमीम जब ये सामने आई थी, जब ड्राफ्ट भी सामने आया था, तो यही पॉइंट आउट किया था कि जब आप कोर्टों में इस किस्म की डिफरेंट बेंचेस बना देंगे और उनकी जो इख्तियारात हैं वो मुख्तलिफ होंगे, उनकी जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो मुख्तलिफ होंगी, तो हर केस में ये मसला उठेगा। और यही मसला सिंध हाई कोर्ट में भी उठा, जिसपे फिर ये जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी कहा कि एक फैसले में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है किसी कानून की वो हाई कोर्ट की आईनी बेंच के पास नहीं जाएगी बल्कि वो रेगुलर बेंचेस के पास जाएगी। उस ऑर्डर पे भी इम्प्लीमेंटेशन कुछ बेंचेस कर रही हैं, कुछ बेंचेस नहीं कर रही, तो वहां भी एक केओस की सिचुएशन बनी हुई है। कभी मुकदमा आईनी बेंच के पास जाता है, वो कहते हैं कि वापस रेगुलर बेंच में भेजें, कभी रेगुलर बेंच वाले वापस आईनी बेंच में देते हैं, तो तमाम केसेस वहां भी एक अनसर्टेनिटी और इल्तिवा का शिकार हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी यही इश्यू उठा कि आया कस्टम्स एक्ट की एक शिक थी, वो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी। उसमें मैं एक प्राइवेट रिस्पोंडेंट का वकील था। फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट में 2-3 साल से ये अपील चल रही थी, फिर ये जब बेंच के पास, रेगुलर बेंच के पास लगी, तो उन्होंने फरमाया कि ये आया ये केस यहाँ सुना जा सकता है या ये आईनी बेंच के पास जाएगा। उस चीज पे एक इशू फ्रेम हुआ कि ये इस केस को किधर जाना चाहिए। जिस दिन केस लगना था तो फिर बेंच चेंज हो गया, एक नए जज साहब अकील अब्बासी साहब उस बेंच में आ गए। उस पे फिर एक उन्होंने कहा कि ये चूंकि नीचे हाई कोर्ट का फैसला मेरा है इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं बैठना चाहता इस अपील की सुनवाई में। तो फिर एक नई बेंच जो पुरानी बेंच थी जिसने कुछ हद तक ये मुकदमा सुना हुआ था, उनके पास रेफर हुआ। वो जो केस था मंडे वाले दिन लगना था, वो केस नहीं लगा, एडिशनल रजिस्ट्रार ने उसको डीलिस्ट कर दिया। उस पे फिर जब बेंच ने पूछा कि ये केस कैसे डीलिस्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कमेटी का ये फैसला है। तो फिर ये एक नया इशू उठा कि आया जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की या जो आईनी बेंचेस वाली कमेटी है, क्या इन दोनों का ये इंतजामी जो इख्तियारात हैं वो किसी जुडिशियल ऑर्डर पर हावी हो सकते हैं। तो वो जो इशू है, और जब ये इशू तय होगा तो फिर ये देखा जाएगा कि आया एडिशनल रजिस्ट्रार साहब की तरफ से वाकई तौहीन अदालत हुई है, कोर्ट के ऑर्डर की नाफरमानी हुई है या नहीं। तो ये अब जो फैसला है अब महफूज किया हुआ है बेंच ने। जुमेरात वाले दिन अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे और एहसन बून साहब और ख्वाजा हारिस साहब जो अमाइकस क्यूराई थे उनके दलाइल सुन के बेंच ने फैसला महफूज किया है। सही, तो एक तो इस चीज़ का जवाब आना है कि क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा मामला था एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से,
अब उस पर तो कल ही हमने देखा कि एक इंट्रा कोर्ट अपील जो है उन्होंने की है और उस पर 6 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है और वो समाप्त करेगा। तो फैसला अब तक जो मंसूर अली शाह साहब का बेंच है उसने दिया नहीं है, लेकिन पहले ये चैलेंज कर दिया है। क्या गैर मामूली बात है या एक यूजुअल प्रैक्टिस है ये? अमूमन तो अपील इस किस्म के कंटेम्प्ट के केसेस में जब कार्रवाई हो और कोई फैसला सुनाया जाए तो अमूमन तो उस वक्त ही अपील फाइल की जाती है। इंटरम स्टेज पे, इंटरलोक्यूटरी स्टेज पे सिर्फ नोटिस जारी करने पे अमूमन अपीलें एंटरटेन नहीं होती। एक टेक्निकली कोई भी ऑर्डर है जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में वो अपील तो किया जा सकता है, मगर अमूमन कोर्ट की जो प्रेसिडेंट्स है और रिवायात रही हैं वो यही है कि इंटरलोक्यूटरी स्टेज पे अपीलें एंटरटेन नहीं की जाती। जी, और ये भी बताइएगा कि अब इस केस में चलें जब फैसला आएगा तो पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ जो हम देख रहे थे कि इस अदलिया में जजेस की तकसीम के हवाले से कई अरसे से बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि इसको फिक्स करना है, और हुकूमत जो कि तरमीम लेके आई है उनके इत्तेहादियों ने कहा कि 26वीं तरमीम से ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन क्या ये तकसीम का मसला बढ़ नहीं गया? क्योंकि पहले तो इंफरादी लेवल पे हम ये देख रहे थे कि जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से एक तकसीम नजर आ रही थी, लेकिन अब तो अगर आपने आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस को अलग कर दिए तो कुछ जजेस हैं जो बेनिफिशरी होंगे, कुछ जो है वो बेनिफिशरी वो मुतासरीन होंगे, तो ये तकसीम तो रहेगी और बढ़ती जाएगी एक तरीके से। ये तो 26वीं तरमीम के टाइम पे यही कहा गया था कि अगर आप जजेस में आपस में इस तरह से बाकायदा तफरीक करेंगे कि ये जजेस जो हैं ये आईनी हैं, ये और ये जजेस जो हैं ये गैर आईनी हैं, इनके इख्तियारात अलग हैं, उनके इख्तियारात अलग हैं, तो नेचुरली उस चीज में तफरीक बढ़ेगी, वो कम तो नहीं हो सकती। क्योंकि तमाम जजेस ने जो हल्फ उठाया है वो आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। अब आपने बेसिकली ये कह दिया है कि ये जो 7 या 8 जजेस हैं ये अपने हल्फ पर अमल कर सकते हैं, बाकी जो हैं वो उस हल्फ से महरूम हैं, तो नेचुरली ये तकसीम बढ़ती जाएगी। इसका तरीक़ेकार यही हो सकता है मेरी नज़र में कि इसमें तमाम जज साहिबान को जो एक फुल कोर्ट बनाई जाए और ये तमाम जो इश्यूज हैं ये सेटल करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के या जुडिशल ऑर्डर के, आया कौन सी बेंच क्या केस सुन सकती है, नहीं सुन सकती, ये तमाम चीज़ें फिर जब तक आप तमाम जजेस को शामिल करके नहीं करेंगे तो आप वही नतीजा देखेंगे जिस तरह जब बंदयाल साहब के दौर में एक बात होती थी कि ये हम ख्याल बेंच है और बाकी जज साहिबान जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, तो वही सिलसिला चलता रहेगा और उसका रिजल्ट ये आएगा कि किसी भी बेंच के फैसले में वन साइड या दी अदर यही कह रही होगी कि ये तो बेंच शुरू से ही इस तरफ था या ये बेंच शुरू से ही उस तरफ था। जब तक सबको मिलाया नहीं जाएगा मैं नहीं इस मसले का हल देखता। क्योंकि सलाउद्दीन साहब एक मसला ये भी सामने आ रहा है ना कि अगर लेट्स सपोज रोस्टर बन जाए और रेगुलर बेंच के सामने कोई केस फिक्स हो जाए, लेकिन दौरान समात अगर कोई एक वकील कह दे कि नहीं इसमें आइन की ये शिक के हवाले से मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा कि वो रेगुलर बेंच वहीं पे सीज हो जाएगा और मामला आईनी अदालत में चला जाएगा। तो ये तो बड़ी एक प्रैक्टिस बन जाएगी वकला की जानिब से भी, अगर उनको लग रहा होगा कि कोई फैसला शायद उनके खिलाफ आ सकता है, वो कहेंगे नहीं मैं तो ये आईनी सवाल उठाता हूं, फिर क्या होगा? बिल्कुल, मैंने यही चीज बेंच के सामने ये पॉइंट आउट भी की थी अपने दलाइल में कि यहाँ तो हमारे यहाँ आम जो सिविल डिस्प्यूट होता है उसमें भी हम कह देते हैं कि देखें इसमें मेरा राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ट्रेड जो है वो बुनियादी हकूक में शामिल है। किसी बेल के मामले में हम ये कह देते हैं कि इसमें मेरा आइन का आर्टिकल 9 जो है वो मुतासिर होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। किसी रेंट के मुकदमे में हम ये कह देते हैं कि ये इसमें जो मालिक मकान है इसका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो अगर ये तमाम केसेस में जब भी कोई सवाल उठेगा तो वो मामला पहले फिर कमिटीज के पास जाएगा, फिर उसके बाद आईनी बेंच के पास जाएगा, फिर आईनी बेंच कहे कि नहीं ये तो कोई खास आईनी नौयत का मामला नहीं है, ये वापस जाए। तो एक केओस वाली सिचुएशन जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे 26वीं तरमीम के जब पास हो रही थी, वो केओस वाली सिचुएशन आज देखने को नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए।